I could have. Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law, previous year papers of judicial services and other legal exams. And friend, in today's video we are going to discuss all the questions of law papers of UGC NET for the subject environment law from the year June 2016 to June 2025. नेक्स्ट इज 88. अब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये केस किस पर था? ये ग्रीन सेस पर था ये केस. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गाजियाबाद वर्सेस सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, ये केस किस पर है? मैनेजमेंट ऑफ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर. हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस किस पर है? एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर. रिद्धिमा पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक क्लाइमेट चेंज पर केस है. तो क्या बन गया? 4132. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 99. व्हेन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज नोटिफाई द बायोडाइवर्सिटी रूल्स 2024, ये रूल्स नोटिफाई हुए थे 22 अक्टूबर 2024 में. 4 इज द आंसर. Next is 126. 7 legislations are listed under Schedule 1 of National Green Tribunal Act. Which of the following act is not included under Schedule 1? Forest Conservation Act है, yes. Environment Protection Act, Biological Diversity Act है, ये Scheduled Tribe और Other Traditional Forest Developers, ये एक्ट ये वाला नहीं है. तो 4 is the answer. Next is 137. In which of the following case Supreme Court of India gave a split verdict on 23rd July 2024 in the matter involving health, environment and intergenerational equity? ये केस था MK रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. 3 इज द आंसर. और ये कई बार ही आ चुका है. आई थिंक यू कैन सी द लास्ट पेपर एज वेल, इट वाज आल्सो देयर. Next 138. Which of the following provision of Partnership Act explains the evidentiary value of entries in the register of firms? सेक्शन 65 क्या है? अमेंडमेंट है ऑफ रजिस्टर्ड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट. 66 है इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड एंड फाइल डॉक्यूमेंट्स. 67 ग्रांट ऑफ कॉपीज. तो ये सेक्शन है जो क्वेश्चन में है 68. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 55. The chairperson of National Green Tribunal shall be appointed by whom? कौन अपॉइंट करता है? Who will appoint? Central government in consultation with the Chief Justice of India. 2 is the answer. और एक कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 6 सेक्शन 2 ऑफ NGT एक्ट में. नेक्स्ट 75. The case of Vardhaman Kaushik versus Union of India decided in 2014-15 is considered unique in the context of resolving menace of air pollution in Delhi because क्या हुआ था उसमें? NGT ने रिजेक्ट किया था पटिशन को वांट ऑफ लोकस स्टैंडाई. रिजेक्ट कर दिया होता तो फिर केस कैसे ये आता है ना? नॉट रिजेक्टेड. अडोप्टेड प्रैग्मेटिक कंसल्टेटिव एंड डेलिब्रेटेड अप्रोच इन दिस केस, बिल्कुल ठीक है. फिर rejected the petition for want of jurisdiction, no. Not rejected. Has permitted burning of crop remnant, no. ये पराली वाले केस पर था, ये जो पराली वाला मैटर था ना, वही केस है ये. तो बी इसमें आंसर रहेगा. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 87. What all items are included in the definition of biological resources according to Biological Diversity Amendment Act 2023? ये लास्ट टाइम भी जो है ये एक्ट पर क्वेश्चन पूछा गया था. थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट एक्ट बन जाता है. तो उसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स है, यस. माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यस है. ह्यूमन वाला क्वेश्चन नहीं है. प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स इंक्लूडिंग देयर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, नो. तो ए एंड बी इसमें आंसर रहेगा. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 90. Arrange the following rules in chronological order made under the Environment Protection Act 1986.
तो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कब बने थे? इन 2016। द वेटलैंड रूल्स ये पहले 2010 में थे, फिर 2017 में नए बने। द केमिकल एक्सीडेंटल रूल्स ये 1996 में बने थे। बैटरीज एंड मैनेजमेंट रूल्स ये 2001 में आए। और द मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज एंड इम्पैक्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल ये 1989 है। तो इसमें फिर आंसर कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या आएगा? सी। सबसे पुराना क्या हुआ इसमें? ई। तो ई देखिए 3 में दे दिया। फिर ई के बाद फिर क्या आएगा? सी। ई सी देखिए 1 में ही है, यही आंसर हो गया। 1 इज द आंसर। ई सी डी ए बी। अब डी के बाद ए आएगा, फिर बी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें न्यू वाली को कंसिडर किया गया, पुराने वाले को कंसिडर नहीं किया गया। 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज Schedule 2 ऑफ NGT एक्ट? लिस्ट ऑफ एक्ट रिपीट आता है नहीं, अमेंडेड वाला है, ये Schedule 3 में है। तो 2 में क्या है? हेड्स अंडर विच कंपनसेशन और रिलीफ फॉर डैमेज में बी क्लेम्ड, बिल्कुल ठीक है। रूल्स टू बी फॉलोड बाय NGT ये नहीं है ना, तो 3 इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 100, मैच करना है एक्ट्स को और उसमें जो पेनल्टी दी हुई है उनको बताइए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में पेनल्टीज कहाँ हैं? 3A और 3B में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कहाँ है? सेक्शन 51 में है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में कहाँ है? 15 में। NGT एक्ट में कहाँ है? 26 में। तो क्या बन गया इसका? 2413। 2413 ये रहा। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 110, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992, कोयोटो प्रोटोकॉल जो कोयोटो कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल वार्मिंग हुई थी 1997, पेरिस एग्रीमेंट 2015, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। तो 2 3 4 1 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 112, hazardous substance is defined under which of the following act? Hazardous substance is defined under which of the following act? ये डिफाइन किया गया है इन सेक्शन 2E ऑफ एनवायरनमेंट एक्ट। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 122, the knowledge derived from authoritative books specified in the first schedule of the Drugs and Cosmetic Act means what as per definition in the Biological Diversity Amendment Act 2023? क्या है वो? That is codified traditional knowledge. 4 is the answer। और ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट जो है ये आया है, तो इसमें जो डेफिनेशंस हैं उसमें कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसकी डेफिनेशन दी हुई है। देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब ट्रिक करके ऐसा लगेगा कि ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, है ना, लेकिन ये कहाँ से है क्वेश्चन? ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट से। देखिए ये है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, और देखिए इसमें ये रहा वे सेक्शन 2EA हो गया है आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 2023। ये देखिए, ये भी देख लीजिए आप, अमेंडमेंट एक्ट है 10 ऑफ 2023 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो 4 इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 135, which of the following can be considered as the first case of its kind in India involving issue relating to environment and ecological balance, which brought the issue of conflict between development and conservation into sharp focus, with the Supreme Court emphasizing the need for reconciling the two in the larger interest of the country? ये केस था R&E केंद्रा देहरादून वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 58, M.K. रंजीत सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज? देखिए रिपीट क्वेश्चन है, जून वाले एग्जाम में भी इस केस पर जो है 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इट इज़ ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड
क्लाइमेट चेंज 1 इज द आंसर। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो बर्ड है उस पर केस था, जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, उसको बचाने के लिए ये केस आया था। नेक्स्ट 63, according to section 20 of Green Tribunal Act, what are the principles that should be applied by NGT while passing orders and decisions? Principle of sustainable development, yes. Precautionary principle, yes. Polluter pay principle, yes. Principle of absolute liability, ये वाला नहीं लिखा हुआ सेक्शन 20 में, तो क्या रहेगा? ABC 3 is the answer. Next 65, which of the following judicial decisions are related to judicial impact assessment and environmental clearance? तो ये है स्टेराइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर दीपक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस MOEF मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। क्या बन गया इसका फिर? A, C and D 1 इज द आंसर। बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किस पर है? ये है मैनुअल स्कैवेंजिंग पर। नेक्स्ट 89, which of the following statement are correct according to NGT Act 2010? It repealed National Environment Tribunal 1955, बिल्कुल ठीक है ये। फिर also repealed National Environment Appellate Authority Act, yes. The act does mention about judicial pronouncement construing right to healthy environment as a part of life, ये बिल्कुल ठीक है। The act does not define environment, no, defined है ये तो section 21C में defined है, तो ये हो गया गलत। तो ABC आर करेक्ट, ये रहा ABC 3 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 93, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी वाज साइंड एट विच इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस समिट? ये था रियो अर्थ समिट 1992, 3 इज द आंसर। पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2016 में हुई थी। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस सब जानते हैं 1972। अब हेग कॉन्फ्रेंस कौन सी है ये क्लियर नहीं है, सो 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 103, मैच करना है कमीशन ट्राइब्यूनल एंड इनिशियल एस्टैब्लिशमेंट से। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आया था कब? 1993 में। नेशनल कमीशन फॉर विमेन इन 1992, NGT 2010 एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन 2004। तो क्या बन गया? 4123, तो 4123 ये रहा, 1 इज द आंसर। Next is 123. According to Section 6 of Environment Protection Act, which of the following authority has power to make rules to regulate in environmental pollution? Central government है ये तो, 2 is the answer. Next is 124. Which section of Biological Diversity Act mandates approval of National Biodiversity अथॉरिटी बिफोर अप्लाइंग टू एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन अ फॉरेन कंट्री? ये रिपीट क्वेश्चन है पिछले वाले एग्जाम से। तो सेक्शन 6 में लिखा हुआ है इनसाइड हो या फिर आउटसाइड द कंट्री परमिशन लेनी पड़ेगी, तो 3 इसका आंसर रहेगा। अभी आगे पैसेज। द श्रीराम लीग केस पिटेड द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन। तो ये जो है ये श्रीराम फर्टिलाइजर गैस लीक केस से रिलेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 141 है इसमें, द जजमेंट ऑफ श्रीराम गैस लीक केस इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ, किसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया था? भोपाल गैस लीक केस। 3 इज द आंसर। फिर है 142, इन श्रीराम गैस लीक केस द जस्टिस वाज मेनली कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग? सेफ्टी टू सिटीजन, या फिर प्रॉफिट ऑफ कंपनीज, या फिर डिजास्टर इन कम्युनिटी, या फिर आफ्टर मैथ ऑफ गैस लीक। तो ये था सेफ्टी ऑफ सिटीजन पर, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 143, एज एन इफेक्ट ऑफ श्रीराम गैस लीक केस द लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन 1991 डेल्ट विद प्राइवेट लाइबिलिटी या स्टोरेज ऑफ हजार्डस सब्सटेंस, या फिर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, या फिर सेफ्टी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये है स्टोरेज ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 144, श्रीराम गैस लीक केस डिड नॉट फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशू? किस पर फोकस नहीं किया? स्कोप ऑफ आर्टिकल 2132, या फिर नॉर्म्स ऑफ डिटरमाइनिंग लायबिलिटी ऑफ लार्ज कॉर्पोरेशन, बेसिस ऑफ क्वांटिफाइंग डैमेज, या फिर मेजर ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट ऑफ कंपनी।
तो मेजर पे नहीं किया ऑब्वियसली, तो 4 इसका आंसर रहेगा। तो 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 145, स्टैट्यूटरी एजेंसी सीम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क, सेफ्टी ऑफ सिटीजन, प्लांट सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ कम्युनिटी, या फिर प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर। तो ये रहेगा प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर। प्लांट सेफ्टी 2 इज द आंसर। पैराग्राफ में ही हैं सारे आंसर्स। Next 68, the penalty for failure to comply with the orders of tribunal under section 26 of National Green Tribunal Act is कितना है? Imprisonment up to 3 years with fine up to 10 crores or with both. 1 is the answer. Next 79, the Supreme Court in which of the following cases declared environment is difficult word to define. Its normal meaning relates to the surrounding, but obviously that is a concept which is relatable to whatever object it is which is surrounded. Einstein had once observed the environment is everything. That is not me. मेरे अलावा जो भी है वो क्या है? वो environment है। तो कौन से केस में कहा गया था? ये था TN गोदावर्मन थिरुमल पद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखिए ये भी 2 केसेस है, 1997 की ही जजमेंट्स हैं, ठीक है ना। एक है सेकंड SCC, एक है थर्ड SCC, मतलब 2 केस है अलग अलग ये। तो ये थर्ड SCC में जो है बोला गया था, और वहां भी सिर्फ रेफरेंस दिया गया था। ये बेसिकली जो वर्डिंग्स थे ये बोली गई थी कौन से केस में? इन KM चिन्नप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वहां पर इन लाइंस को जो है कोट किया गया था, और इसका रेफरेंस, इस केस का रेफरेंस जो है इस केस में त्रिमल पद वाले में दिया गया था। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैं कहूँगा क्वेश्चन ये प्रॉपर नहीं है, बिकॉज ये इसे रेफर नहीं करता। जो स्टेटमेंट है वे तो रेफरेंस जो आ रहा है KM चिन्नप्पा केस से। सो आई वुड से दिस इज नॉट अ प्रॉपर क्वेश्चन। नेक्स्ट 81, which of the following are referred in the preamble of the National Green Tribunal Act? रिपीट क्वेश्चन है अगेन। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, यस। रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस है, यस। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इंडिया, यस। क्योटो प्रोटोकॉल नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा? ABC, only 2 is the answer. Next 96, which of the following is said to be Magna Carta on human environment? देखिए रिपीट क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होता है, 2 is the answer. Next 113, arrange the following in sequence in which they are enacted. तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इनेक्ट हुआ था, एंड ये इनेक्ट किया गया था ऑन, मतलब गजट नोटिफिकेशन आई थी इसकी 23 मई 1986, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का है, कब इनेक्ट हुआ था? 27 दिसंबर 1980। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, 9/9/1972 को इनेक्ट किया गया था, मतलब गजट नोटिफिकेशन इस दिन रिलीज हुई थी। फिर एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 का है, विद इफेक्ट फ्रॉम 29 मार्च 1981। फिर वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट है ये ऑफ 1974, कब इनेक्ट हुआ था? ऑन 23 मार्च 1974, ठीक है। तो क्या आंसर बनेगा फिर इसका? C सबसे पहले आएगा, CEBDA, so 3 is the answer. Next is 120, which of the following person is not required to take previous approval of the National Biodiversity Authority to obtain any biological resource occurring in India or knowledge associated thereto for research, for commercial utilization or biosurvey or bioutilization? तो किसको जरूरत नहीं है लाइसेंस लेने की, मतलब प्रीवियस अप्रूवल की? तो नॉन सिटीजन को है, इंडियन सिटीजन हु इज नॉन रेजिडेंट इनको भी है, बॉडी कॉर्पोरेट को है, लोकल रेजिडेंट ऑफ द एरिया उनको जरूरत नहीं है। तो 2 इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा ये सेक्शन है? ये 3 ऑफ
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, पहली बार क्वेश्चन देखा मैंने इस एक्ट से। ये इस बार कई नए एक्ट से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट 66, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ गुड नेबरलाइननेस। प्रिंसिपल ऑफ गुड नेबरलाइननेस क्या कहता है कि इन इंटरनेशनल लॉ ए स्टेट जैसे कि इंडिया है और पाकिस्तान है फॉर एग्जांपल रिक्वायर टू रिकंसाइल देयर इंटरेस्ट विद देयर नेबरिंग स्टेट्स। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ गुड नेबरलाइननेस। बट हमारे यहाँ कोई गुड नेबरलाइननेस नहीं है। फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज दैट? इट मीन्स ऑल आर रेस्पॉन्सिबल। प्रिंसिपल पब्लिक लायबिलिटी, इट इज इन टोर्ट्स, है ना, सब जानते हैं व्हाट इज पब्लिक लायबिलिटी। फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर, इट मीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ लाइफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर गुड्स। तो क्या हुआ फिर पोल्यूटर पे का? 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 69, अब मैच करना लिस्ट को। यूएन डेज रिलेटिंग टू आईपीआर एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब आता है? दैट इज ऑन April 26, अभी गया है रिसेंटली। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, इट इज ऑन April 23, ये भी अभी रिसेंटली गया है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इट इज कमिंग ऑन May 22। फिर वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इज April 21। तो क्या बन गया इसका? 4123, तो 4123 ये रहा, 2 is the answer. Next is 70. As per NGT Act, environment includes water, air, land, and other interrelationship which exist among and between water, air, and land and human beings, other living creatures, plants, microorganisms, and what is that? Ecosystem, biodiversity, property, climate. Property. 3 is the answer. और डेफिनेशन कहाँ प्रोवाइड की गई है? सेक्शन 2C ऑफ एनजीटी एक्ट। डेफिनेशंस में है, एनवायरमेंट डेफिनेशन वहां लिखी हुई है। नेक्स्ट 32, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज द पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल इज एनविसाज्ड। तो ये है प्रिंसिपल 16 ऑफ रियो डिक्लेरेशन। अब बताओ, मतलब आपको जो है ये रियो डिक्लेरेशन भी पढ़नी पड़ेगी। 3 इज द आंसर। Next 36, in the light of the following article of the Constitution of India, the Environment Protection Act was enacted under Article 253. 4 is the answer. और क्या है आर्टिकल 253? एक बार देख लीजिए, ध्यान रहेगा। फिर देखो ये है 250, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट रिस्पेक्ट विद मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट इफ प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी इन ऑपरेशन। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। फिर अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी है प्रोविजन मेड पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर 251 है। और 252 क्या है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट्स बाय कंसर्न एडॉप्शन सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट। एंड दिस इज 253, लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट्स, तो ये जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर जो है ये एनवायरनमेंट एक्ट, ये एयर पोल्यूशन एक्ट, ये सब आए थे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? आर्टिकल 253 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 37, इन विच द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द नॉइज पोल्यूशन कैन नॉट बी टॉलरेटेड इवन इफ सच नॉइज वाज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एंड वाज कनेक्टेड विद रिलीजियस एक्टिविटीज। तो ये था चर्च ऑफ गॉड गॉस्पेल, चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल इन इंडिया वर्सेस KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन। 3 is the answer. Next 38, which of the following schedule of National Green Tribunal Act provides for the heads of the compensation? अब इसलिए देखिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, तो ये है स्केड्यूल 2 इज द आंसर। देखिए इस एक्ट में 3 स्केड्यूल हैं, 1, 2 एंड 3। तो स्केड्यूल 1 क्या कहता है? तो इसमें एक्ट्स हैं जो सेक्शन 14, 15, 17 में मेंशन किए गए हैं। कौन से? जिन पर ट्राइब्यूनल का ज्यूरिसडिक्शन है फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट, जैसे कि वाटर पोल्यूशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एंड ऑल दैट। और स्केड्यूल 2 में क्या है? कॉम्पनसेशन के लिए है। एंड स्केड्यूल 3 क्या है? ये अमेंडमेंट
इन सर्टेन एक्ट्स। इस एनजीटी जब ये एनफोर्स हुआ तो सर्टेन एक्ट्स को जो है अमेंड कर दिया गया था। 2 इसका आंसर रहेगा। 39 सेक्शन 28 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये। कैसे? अगर आपने एचपी सीरीज देखी हो मेरी, एचपी के एग्ज़ाम जो आए थे, तो उसमें मैंने एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट की एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है। तो वहाँ पर इतना कॉमन क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा गया है एचपी सीरीज में। तो क्या होता है ये? फॉर्मेशन ऑफ विलेज फॉरेस्ट। 3 इज द आंसर। देखिए 3 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर। कौन कौन से? विलेज फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितने में है? यहाँ एरिया लिखा हुआ है, बट फॉरेस्ट कितने में? 29 में। रिजर्व फॉरेस्ट ये है पावर टू रिजर्व फॉरेस्ट सेक्शन 3। पावर ऑफ सेटलमेंट ऑफिसर ये कहाँ मेंशन किया गया है? ये सेक्शन 8 में ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। 3 इसका आंसर रहेगा। एक्सरसाइज 40। अब अदर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ गए। ये बड़ा इरिटेट करते हैं वाले क्वेश्चन, बहुत ही टफ रहते हैं ये। तो असर्शन है द पोल्यूटर पे प्रिंसिपल सेज दैट एब्सोल्यूट लायबिलिटी फॉर द हार्म टू द एनवायरनमेंट एक्सटेंड नॉट ओनली टू कंपनसेट द विक्टिम ऑफ पोल्यूशन बट ऑल्सो टू कॉस्ट ऑफ रिस्टोरिंग द एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। ये बिल्कुल ठीक है। फिर द केस MC मेहता वर्सेस कमलनाथ अदर हैज डिसाइडेड सो नो। ये इस केस में नहीं कहा गया था। केस कौन सा था ये केस था वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। ये हो गया इनकरेक्ट। तो A इज करेक्ट, R इज नॉट करेक्ट, 3 इज द आंसर। सर नेक्स्ट 54 असर्शन रीजन है राइट टू पोल्यूशन फ्री एयर एंड क्लीन वाटर आर एट्रीब्यूट्स ऑफ द लाइट्स ऑफ अ डिग्निफाइड लाइफ। ये बिल्कुल ठीक है। रीजन है इसका द राइट्स आर बेसिक एलिमेंट्स दैट सस्टेन द लाइफ। ये बिल्कुल ठीक है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी है ये। तो 1 इज द आंसर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट 46 विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो कौन कौन से केसेस हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर? तो ये सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, फिर है अलमित्रा H पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या हो गया? BCD 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 47 द पर्सन शैल नॉट बी a member of state board constituted under Air Prevention Control Pollution Act 1981 if such person is or at time has been adjudged insolvent। yes, ये तब नहीं हो पाएगा। फिर अनसाउंड, फिर हैज बीन कन्विक्टेड, फिर हैज बिकम एज ऑफ 65 ईयर्स। ये वाला नहीं है। गिल्टी फॉर एन ऑफेंस फॉर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, ये भी है। तो ABCE हो गए, तो 3 इसका आंसर हो गया। एंड ये कहाँ मेंशन किया गया है इसी एक्ट के सेक्शन 8 में, जहाँ पर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स लिखा हुआ है। तो ये वाली डिसक्वालिफिकेशन नहीं मेंशन की गई है। नेक्स्ट 48 whom the following person have been members of NGT। तो कौन कौन से मेंबर रह चुके हैं? देखिए इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं ये। तो जस्टिस सूर्य नारायण नायडू रह चुके हैं, फिर वेंकट रमना एंड जस्टिस प्रताप कुमार राय। तो A, C and E 2 is the answer। नेक्स्ट 361 क्या है भाई यहाँ पर? अरेंज दी फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स डिक्लेरेशन इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुई थी 1997 में ऑन ग्लोबल वार्मिंग, कार्टाजीना 2000, मॉन्ट्रियल 1987 ऑन ओजोन डिप्लीशन, नगोया प्रोटोकॉल 2010, रियो डिक्लेरेशन 1992। सबसे पुराना इसमें कौन सा हुआ? फिर C मॉन्ट्रियल। देखिए C इसमें ऑप्शन में नहीं था, इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 363। तो यहाँ लिख देंगे 363 रीड द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992। नाउ व्हाट दे वांट कि हम रियो डिक्लेरेशन भी पढ़ ले, मतलब जितने भी प्रिंसिपल्स, जितनी भी डिक्लेरेशंस हुई हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, वो सारी पढ़नी है आपको। ऑलराइट, प्रिंसिपल 1 है ह्यूमन बीइंग आर एट द सेंटर ऑफ कंसर्न फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बिल्कुल ठीक है।
फिर बी है प्रिंसिपल 16, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट द प्रिकॉशनरी अप्रोच शैल बी वाइडली अप्लाइड बाय स्टेट्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज। ये प्रिंसिपल 15 है, 16 नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर प्रिंसिपल 14, एनवायरमेंटल impact assessment shall be undertaken for proposed activities that are likely to have significant adverse impact on the environment। ये है तो correct, but this is principle 17, so this is also wrong। फिर principle 20 is women have vital role in environmental management and development, this is correct। फिर principle 24, peace and development and environmental protection are interdependent and indivisible, this is principle 25, so this is also wrong। Okay, so A and D are correct, 1 is the answer। Next 364, the word environment has been defined under which section of the Environment Protection Act? That is 2A1 is the answer। Next 371, greenhouse effect means greenhouse effect मतलब क्या होता है? Increase in atmospheric temperature due to the concentration of greenhouse। किस चीज के लिए? गैसेज इन एटमॉस्फेयर या फिर ग्रोइंग वेजिटेबल फूड क्रॉप्स। गैसेज इन एटमॉस्फेयर 1 इज द आंसर। बड़ी कॉमन क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट 75, रामसर कन्वेंशन कब हुई थी? रामसर कन्वेंशन हुई थी 1971 में, और ये ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये कब हुई थी? 1993 में, 92 से 93 में हुई थी एक्चुअली, 1 इसका लगा सकते हैं। मीनामाता कन्वेंशन हुई है 2013 में, एंड यूएन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन हुई थी ये 1994 में। नेक्स्ट 383, अब राइट आंसर बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। COP26 ग्लासगो में हुई है कॉन्फ्रेंस, यस। COP25 नो, ये कहाँ पर हुई थी? यह हुई थी मैड्रिड में। लीमा में कौन सी हुई है? लीमा में हुई थी COP20 2014 में। COP24 कहाँ हुई थी? कैटोविस। ओके, COP22 मराकश में कॉन्फ्रेंस COP22 कब हुई थी? 2016 में। COP24 कैटोविस में कब हुई थी? 2018 में। COP21 पेरिस में हुई है, यस। इसमें से बीच में एक रह गया, कौन सा? 23rd COP23, ये कहाँ पर हुई है? बोन जर्मनी में। अब COP27 हो चुकी है, कहाँ पर हुई है? शर्म अल शेख इजिप्ट। अब COP28 होनी है कहाँ पर? UAE में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? A and E only, 1 is the answer। Next 29, Supreme Court of India recognized the significance of intergenerational equity and held a government department's approval to establish forest-based industry to be invalid in which of the following cases? It was State of Himachal Pradesh versus Ganesh Wood Products. 1 is the answer। Next 30, the preamble of both Environment Protection Act and Air Prevention Act were passed to implement decisions reached in one of the following? United Nations Conference on Human Environment 1972, 3 is the answer। Next 31, the Government of India's policy on abatement of pollution adopted certain guiding principle in year 1992. Which of the following is not covered under the said guiding principles? That is involvement of NGOs for all purpose, 3 is the answer। पोल्यूशन को प्रिवेंट करेंगे, बेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, पब्लिक पार्टिसिपेशन करेंगे, एनजीओ का कोई मैटर नहीं है, तो 3 इज द आंसर। नेक्स्ट है 60, एग्जामिन द रेलेवेंसी ऑफ क्लास एक्शन सूट एंड चूज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट इज अ क्लास एक्शन सूट? देखिए, क्लास एक्शन लॉ सूट मीन्स अ रिप्रेजेंटेटिव सूट। ऑर्डर 1 रूल 8 CPC याद है, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स। तो उसको अमेरिका में क्या बोलते हैं? क्लास एक्शन लॉ सूट, ठीक है। तो क्या होता है ये? A class action would measurably assist in securing redress in environmental cases, yes. Monetary recoveries from tortfeasors in environment cases can only be obtained through a suit, yes. A writ procedure appears more suited than a class action, no. Most obvious use of class action is the mass disaster of the sort that occurred in Bhopal, yes. तो आंसर क्या रहेगा? 1।
वन इज द आंसर, ए बी एंड डी ओनली। तो कहीं कुछ ना बन रहा हो तो प्रेफरेंस 3 को दे दीजिएगा, अगर आता है तो अच्छी बात है। अगला देख लीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले कॉन्फ्रेंस कौन सी हुई? ह्यूमन एनवायरनमेंट पे 1972। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए ये जो आसपास ही है सारे ये। अब मेरे को बताइए, आपने कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है कि कब हुआ। आई नो ऑब्वियसली आई कैन टेल यू, बट यू शुड डू समथिंग। तो पहले आई ह्यूमन एनवायरनमेंट पे, फिर आया वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, उसके बाद आया फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और फिर आया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो कैसे बना फिर ये ADCBE। देखिए इसमें आंसर क्या है? 3। नेक्स्ट है 8 अरेंज द इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट चेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए पूछा ना ऐसा ये। डर्बन कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 2011 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन क्लाइमेट चेंज 1987। वियना कन्वेंशन 1985। कोपेनहेगन समिट ऑन क्लाइमेट चेंज 2009। फिर क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन हुई थी? 1997 में। तो क्या बन गया इसका सबसे पुराना कौन सा? फिर वियना कन्वेंशन। तो फिर CBEDA आंसर क्या बनेगा? 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 36, द कमीशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1992। 3 इज द आंसर। Next 37, provision relating to solid waste management is contained under which schedule of the Constitution of India? It is in Schedule 12, municipality। वहाँ पर दिया हुआ, तो 4 is the answer, D। Schedule 7 में क्या है? लिस्ट है। 11 में क्या है? पंचायत। 9 में क्या है? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स। ओके, अब 38 पूछा है प्रोविजन रिलेटिंग टू ड्रिंकिंग वाटर। कौन स्केड्यूल में है ये है स्केड्यूल 11 में, पंचायत में। ठीक है, तो 3 इज द आंसर, C ओनली। बाकी सेम ही पूछे, देखो ऊपर बता ही दिए हैं। ऐसे 47, व्हेन द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आर असेस्ड फ्रॉम कमर्शियल यूटिलाइजेशन और द बायो सर्वे एंड बायो यूटिलाइजेशन लीड टू कमर्शियल यूटिलाइजेशन, द एप्लीकेंट शैल हैव द ऑप्शन टू पे द बेनिफिट शेयरिंग रेंजिंग। और ये पता नहीं इन्होंने कौन सी थ्योरी से क्वेश्चन लिया है। जरा कमेंट सेक्शन में जाके बताइए हमको कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है और क्या है इसकी रेलेवेंसी। मुझे तो इसकी कोई रेलेवेंसी लगी नहीं इस पेपर में। इसका आंसर है वैसे 4। नेक्स्ट 57, द लीगली बाइंडिंग लिमिट टू कार्बन एमिशन वाज लेड डाउन इन। अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, वहाँ पर सारी कॉन्फ्रेंसेस पूछी हुई थी, कौन से पहले आई कौन से बाद में। देखिए डरबन कॉन्फ्रेंस देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कोपेनहेगन 9 लिखा हुआ है। तो इट वॉज क्योटो प्रोटोकॉल इन 1997। ठीक है ना। तो डरबन जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई 2011 में, 9 में नहीं हुई थी, रॉन्ग एज वेल। लीमा वाली कब हुई थी? 2014 में। क्यों बता रहा हूँ, मे बी नेक्स्ट टाइम में दोबारा से पूछ लें। नेक्स्ट टाइम हो सकता है ना कि लीमा वाली कॉन्फ्रेंस पूछ लें। नेक्स्ट 59, अब ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट है, उससे ये मैच करना है। ये सबसे पहले जो भी डेफिनेशंस होती हैं ऑब्वियसली दे आर अल्फाबेटिकली ऑर्डर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सीडेंट देखते हैं, तो कितने में आएगा? 2A में। फिर इसमें क्या है? E एनवायरमेंट 2C में। देखिए इससे बन जाता है क्या? तो D का 1 देखो कहाँ पर है? D का 1 1 में ही है, 3 इज द आंसर। B का 4, C का 2। अब देखिए फिर अल्फाबेटिकली HA दोनों में HA है, N पहले आएगा, तो N पहले तो कौन सा है? फिर देखिए E और F है, तो ऑब्वियसली हैंडलिंग इज 2E और हजार्डस सब्सटेंस 2F। नहीं भी आता तब भी आप इसको कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। मान लो नहीं पता आपको, अल्फाबेटिकली देख लो, कॉमन सेंस लगाओ। 3 इज द आंसर। अब नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया, देखिए ये स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नॉट कोऑपरेट विद सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंस्टिट्यूट गंगा मैनेजमेंट बोर्ड। तो उसकी बात करें नमामि गंगे प्रोजेक्ट की। तो 96 का क्वेश्चन है, डिवीजन बेंच ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट sharply berated non-governance was observed in which of the following cases? Lalit Miglani versus State of Uttarakhand. 4 is the answer. Next 97, the Uttarakhand High Court in another case reiterated the constitution so and so navigation as quoted in the paragraph. Refer to which of the following cases? Muhammad Salim versus State of Uttarakhand. 1 is the answer. Next 98, parents patriae refers to parents of his her own country or state. 3 is the answer. Next 99, the term loco parentis refers to in place of parent. 2 is the answer. फिर 100, Hindu idol is juristic entity capable of holding property was laid down in Yogendra Nath Naskar versus Commissioner of Income Tax.
2 is the answer. Next 35, preamble of National Green Tribunal Act 2010 NGT Act does not mention about. देखिए ये अब कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप आंसर कर सकते हैं. देखिए जब आप नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट है उसकी जो प्रियम्बल देखेंगे तो प्रियम्बल में ही बात की गई है, सबसे पहले की गई है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की, फिर रियो की और उसके बाद आर्टिकल 21 की. उसमें कौन सा नहीं पूछा है, डजंट मेंशन, तो जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस है. सबसे पहले हुई स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में, रियो कॉन्फ्रेंस 1992 में, जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस 2002 में. तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा. तो इसका आंसर क्या रहेगा 1. नेक्स्ट 83. अब नोटिफिकेशन के बारे में पूछ लिया कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के ना जो नोटिफिकेशन आए हैं उसको बताना है कि कौन सा ऑर्डर ठीक लिखा हुआ है. तो कोस्टल रेगुलेशन जोन की नोटिफिकेशन आई थी 1991 में, एनवायरमेंटल ऑडिट किया 1992 में, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट फर्स्ट केम इन 1994, डंपिंग एंड डिस्पोजल ऑफ फ्लाई ऐश केम इन 1999. तो 1 इज द आंसर. यही इसका करेक्ट सीक्वेंस है. Next, 18. Regulation of access to biological diversity is described under which one of the following chapters of Biological Diversity Act 2002. और देखिए चैप्टर भी पूछे हुए हैं. कभी सुना है आपने इस एक्ट का नाम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002? चैप्टर 2 देखिए इसका. 2 इज द आंसर. 2. Next 20. NGT Act, National Green Tribunal Act 2010 contains how many schedules? 3 schedules. 3 is the answer. Next 26. Right to environment discourse include right to health, sanitation, clean technology. फ्री स्पीच थोड़ी है वो तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आ जाएगा. राइट टू एनवायरमेंट किस में आता है? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में. तो आंसर क्या रहेगा इसका 1, A, B and C. Next 70. Sustainable Development Goals committed to provide universal access to affordable modern energy services. Yes. Improving the share of renewable energy. Yes. Doubling the energy efficiency by 2030. Yes. Protection of ocean and wetland. ये रामसर कन्वेंशन जो हुई ना उसमें बोला गया था ये. ठीक है. तो इसका पार्ट नहीं है तो इसका आंसर क्या रहेगा? A, B and C are true. 1 is the answer. Next 82. We have to evolve new principle and lay down new norms which will adequately deal with new problem which arises in highly industrialized society was laid down in MC Mehta case. 2 is the answer. कब आया था? 1987 में. Next 54. In which of the following tort is not related to nuisance based on physical discomfort or interference with another's health and safety? That is injury to property. 2 is the answer. Again, not related to nuisance based on physical discomfort. तो वो तो नहीं है. ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन आप कर रहे हैं तो दूसरे को फिजिकल डिस्कम्फर्ट तो हो ही सकता है. इसे राइट इन्फ्रिंज हुआ है ना. 2 इसका आंसर रहेगा. 82 है. Which of the following is incorrect? Montreal Protocol is related to hazardous waste. No, it is related to ozone depletion. उसको कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है ना. और Montreal Protocol कब आई थी? 1987 में. फिर the precautionary principle and polluter pay principle are essential features of principle of sustainable development. ये करेक्ट है तो यही इनकरेक्ट हो गया ना. इनकरेक्ट पूछा तो 1 is the answer. स्टॉकहोम 1972 में मैग्ना कार्टा है ये. नो स्टेट राइट टू यूज द परमिट द यूज द टेरिटरी टू कॉज इंजरी फ्यूम्स इन द टेरिटरी ऑफ अनदर. यस. कौन से केस में कहा गया था? ट्रायल्स मेल्टर्स केस. और कौन सा है? बेसल कन्वेंशन ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. अब मैच करना है. ट्रायल्स मेल्टर केस कौन सा केस था ये? दिस वाज यूएसए वर्सेस कनाडा. और किस चीज पर था ये? ऑन प्रिवेंटिंग पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डैमेज बिटवीन नेशंस. एक हो गया 3. एंड ये केस कब डिसाइड हुआ था? इन 1941. नाउ बेसल कन्वेंशन कब आई थी? इन 1989. इट वाज ऑन रिड्यूसिंग ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट. फिर अर्थ समिट सब जानते हैं. रियो डिक्लेरेशन 1992.
यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं इसको, 3 नाम है इसके, ठीक है। फिर प्रोटोकॉल सब जानते हैं ऑन क्लाइमेट चेंज, कब आई थी ये, 1997। सो क्या बन गया इसका 3142, 3142 ये रहा, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 3, अब assertion और रीजंस हैं। The government could not control pollution in spite of continuous environmental monitoring system introduced in 2014. Yes, this is correct. Environmental related data, especially on the performance of polluters, has always been both limited in scope and invisible to public. This is also correct. इसकी correct explanation है ये। आंसर क्या रहेगा 4। देखिए जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को कि जो ऑप्शंस है ना इसको ऊपर नीचे करते रहते हैं ये। अब देखिए अगर जो नीचे असर्शन रीजंस है वहाँ कुछ और मिलेगा, ये देख लीजिए, यहाँ पर देखिए फॉल्स लिख दिया ना, और देखिए यहाँ पर एक ट्रू लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर विच कंटेन्स द जनरल प्रोविजंस टू कवर ऑर्डिनरी सिचुएशंस केम टू बी रिगार्डेड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू कॉम्बैट पोल्यूशन इन 1980s एंड वाज यूटिलाइज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए अर्लियर इन 1980s जो सीआरपीसी के प्रोविजंस हैं पोल्यूशन के लिए उनको अप्लाई करते थे, उन पे कंप्लेंट्स होती थी, जैसे कि सेक्शन 133, 134, 135 एटसेट्रा। ऑलराइट, तो इन केसेस में कौन से केस में अप्लाई किया गया था? इट वाज अप्लाइड इन केस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीचंद। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 9, बोन कन्वेंशन। कन्वेंशन कब हुई थी ये? 1979 में। किस पर थी ये? कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 47, which of the following is not the function of Central Pollution Control Board under Water Act 1974 to advise central government on matter concerning prevention and control of water pollution? ये तो है। To coordinate an activity of state board, resolve dispute among them? Yes. To provide technical assistance guidance to the state boards, carry out and sponsor investigation? Yes. Next, to advise the state government on any matter concerning the prevention, control, abatement of water pollution? ये नहीं है। सेंटर का है ना, तो स्टेट क्यों करेगा फिर? तो 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 56, टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन टू डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल थ्रू पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। 73rd and 74th amendment was made in 1992. Which of the following subject related to environment is not found in 12th schedule? तो 12th schedule किसके लिए है? म्युनिसिपैलिटी के लिए, ठीक है। तो जितने भी जो अर्बन वाले हैं ना, ये अर्बन प्लानिंग हो गया, टाउन प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ, रेगुलेशन, लैंड यूज, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। अब गांव में तो ये सब चीजें होंगी नहीं, तो बचा क्या फिर? एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, पोल्ट्री। तो ये है 73rd अमेंडमेंट और 11th स्केड्यूल का, ठीक है ना। तो 1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 32, वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन इज नॉट रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और देखिए एंडेंजर्ड स्पीशीज, वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना तो ये तो है ही है, फिर माइग्रेटरी स्पीशीज, वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये भी है, नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी है। तो कौन सा नहीं है? एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन ट्रांसबाउंड्री कॉन्टेक्स्ट। 2 इज द आंसर। तो जो पहली है ये साइट्स, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, CITES। ये कन्वेंशन कहाँ पर हुई थी? ये जिनेवा में 1975 में। फिर ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट वाली हुई थी फिनलैंड, लिख लीजिए कहीं पर अपने नोट्स में, 1991 में। माइग्रेटरी स्पीसीज, बोन, जर्मनी 1983। फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचुरल, ये वाला हुआ था फ्रांस 1948। नेक्स्ट 33, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। 2 इज द आंसर। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा में। और कन्वेंशन कब हुई थी? 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, assertion है over 200 central and state statutes which have at least some concern with environmental protection either directly or indirectly have unfortunately not resulted in preventing environmental degradation. On the contrary, has increased over the years. ठीक है, इसका रीजन देखिए, unless government policy is backed by adequate budgetary allocation, changes to the statutory regime and a bureaucratic will, the government's intention are apt to remain on paper. ये भी इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। ये कौन से केस में कहा गया था? ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था, केस था ये इंडियन काउंसिल फॉर
एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 की जजमेंट है, तो इसका आंसर क्या रहेगा 1। नेक्स्ट 35, देखिए मैच करना है अब, तो केसेस के नाम दिए गए हैं और ये कंसेप्ट, तो पब्लिक लायबिलिटी कंसेप्ट कौन से केस में आया था, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट MC मेहता केस में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस मुराद अली खान, हजार्डस वेस्ट मटेरियल रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए जो ऑप्शंस है ना, इसमें ऑप्शंस क्या बनते हैं इसके 4, 2, 1, 3, ये 4, 2 तो है लेकिन 3, 1 लिखा हुआ है यहाँ पे और कोई ऑप्शंस नहीं है, तो ऑप्शंस रॉन्ग है, आंसर रहेगा 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट 36 है, अब गिव करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। द एनवायरमेंटल अप्रोच हैज लेड सुप्रीम कोर्ट टू डिराइव, अडॉप्ट एंड अप्लाई अ रेंज ऑफ प्रिंसिपल टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस। नोटेबल अमंगस्ट द fundamental norms recognized by the courts are: every person has the right to a wholesome environment, which is a facet of the right to life guaranteed under 21. This is correct. Enforcement agencies are under an obligation to strictly enforce the environmental law. This is correct. Government agencies may not plead non-availability of fund, inadequacy of staff, or other insufficiencies to justify the non-performer of their obligation under the environmental law. ये भी ठीक है. Stringent action ought to be taken against contumacious defaulters and persons who carry on industrial and development activity for profit without regard to environmental laws. ये भी ठीक है, तो all ठीक हो गए, तो इसमें 3 इसका आंसर रहेगा ABCD all of the above. Next 37 है, in which of the following cases the Supreme Court, after reading to International Covenant of Civil and Political Rights and Universal Declaration of Human Rights, observed that it is almost an accepted proposition of law that rule of customary international law which are not contrary to municipal law shall deemed to be incorporated in the domestic law. तो कौन से केस में कहा गया था, ये PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 के केस में कहा गया था कि यहाँ पे को ईयर लिखने चाहिए, बिकॉज PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के कई केसेस हैं, उसमें कई सारे अलग अलग चीजें बोली गई हैं। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PUCL? पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ये एक NGO है, ठीक है ना। 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 38, विच इन द फॉलोइंग इज करेक्ट? एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 वाज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन्वोकिंग द पावर अंडर आर्टिकल 252 या 253 to make laws implementing decisions. तो आंसर रहेगा 2 अंडर आर्टिकल 253. नेक्स्ट 32 assertion है, redemption of damaged environment is a part of the process of sustainable development and as such polluter is liable to pay the cost of the individual sufferer as well as the cost of reversing the damaged ecology. ये करेक्ट है. Polluter pay principle is a part of environmental jurisprudence of this country. Yes, it is also correct. इसका आंसर क्या रहेगा 1. Both are true and correct explanation. नेक्स्ट है 33. अब देखिए ट्रायल स्मेल्टर्स केस 3 मैं बताऊं आपको, अगर जुलाई 2018 की वीडियो देख लीजिए, फिर दिसंबर 2018 की देख लीजिए, दोनों बारी पूछा गया और 2017 में देखे पूछा गया है सेम केस. क्या था ये? US वर्सेस कनाडा. किस पर था ये? ट्रांसबाउंडरी पॉल्यूशन पर. So no state has right to use or permit the use of its territory so as to injury by fumes in the territory of another. 2 is the answer. Next 34. अब मैच करना है. अब मैच क्या लिस्ट? एक और लिस्ट 2 से नेशनल एनवायरमेंट ट्राइब्यूनल किसके अकॉर्डिंग किया गया? इसको रियो डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग इसको स्टैब्लिश किया गया है. डॉक्ट्राइन ऑफ सिक उतरे टू वो एथ एल्यूमिनियम नॉन लीजास. कौन सी डिक्लेरेशन पर है ये? प्रिंसिपल 21 एंड 22 ऑफ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन. इसका मतलब क्या होता है? यूज योर प्रॉपर्टी इन अ वे दैट इट शुड नॉट इंजर अनदर पर्सन. ठीक है. टू स्टॉप एंड प्रिवेंट इंटरनेशनल ट्रैफिक ऑफ डंपिंग एंड रिजल्टेंट accumulation of toxic and dangerous waste. ये कौन सी कन्वेंशन है? बेसल कन्वेंशन 1989. कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज स्ट्रेंथन, ऑब्वियसली क्योटो प्रोटोकॉल. क्या आंसर है इसका? 2413. 3 is the answer. नेक्स्ट 35. विच वन द फॉलोइंग इज रॉन्ग? रॉन्ग बताना है अब यहाँ पर. एवरी पर्सन एंजॉयज राइट टू अ होलसम एनवायरमेंट विच इज अ फैसेट ऑफ राइट टू लाइफ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये करेक्ट है. द पावर कन्फर्ड अंडर
An environmental statute may be decided only to advance environmental protection and not for the purpose that it would defeat the object of law. Obviously correct है ये. Financial constraints of the government may be reasonable factor to exonerate the governmental municipal bodies from performing their statutory liability. No, it's wrong. Precautionary principle imposes the onus of proof on the developer to show his or her action in environmentally benign. ये correct है, तो आंसर क्या रहेगा इसका 3, which is wrong. Next 36. Supreme Court in which of the following case observed that issue of pollution should not be resolved at the cost of poor people's livelihood. कौन सा केस था ये? MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. कब आया था केस ये? 1986 में. ये इंडियन काउंसिल एनवायरो लीगल एक्शन कब आया था? ये 1996 में. म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्दीचंद 1980 का केस है ये. TN गोदावर्मन 1947 है. इस पर भी अगर आप 2018 की वीडियोस देखेंगे ना तो वहां पर आपको ये केस मिल जाएगा. नेक्स्ट 37. अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट द बाउंड्री ऑफ नेशनल पार्क शैल बी मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन दी स्टेट की पावर दी हुई है नेशनल बाउंड्रीज को एस्टेब्लिश करने की. ठीक है, अब देखिए इसका जो प्रोविजन है ये जो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है. तो सेक्शन 35 है वो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल स्पेसिफाई द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क. ठीक है. एंड 4 कहता है कि अगर उसको ऑल्टर करना है तो किसके पास पावर है? नेशनल बोर्ड के पास पावर है. ठीक है ना. तो जब स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई, इसका मतलब क्या हुआ? स्टेट गवर्नमेंट कैसे करेगी? बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन द लेजिस्लेचर. नेक्स्ट 38. बेसल कन्वेंशन अभी बताया ना कब आई थी? 1989 में. किस पर है? ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ आजाद फेस्ट. 2 इज द आंसर. Next 32. The total forest cover in our country is far less than the ideal of minimum 1/3 of total land. Therefore, the Parliament by 42nd Amendment to the Constitution has added 2 more articles to ensure improvement of environment and impose duty on every citizen. They are 48A and 51A G. 2 is the answer. Next 33. The Supreme Court held that the precautionary principle has no applicability in this case as the gains and losses of the building a big dam are predictable and certain in one of the following cases. कौन सा केस था ये? This was नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. और कब डिसाइड हुआ था ये 2000 में. Next 34. Which of the following has been described as Magna Carta of the environment? Rio Declaration, Earth Summit. कब हुआ था ये? 1992. लिख लीजिए. तबलीसी डिक्लेरेशन, तबलीसी कहाँ पर है? जॉर्जिया में. और कब डिक्लेरेशन हुई थी? 1977. स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर. एनवायरमेंट प्रोडक्ट डिक्लेरेशन, दिस इज नॉट अ डिक्लेरेशन एज अ कन्वेंशन. दिस इज डिक्लेरेशन दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी व्हाइल टेकिंग अ प्रोडक्ट इन द मार्केट कि वो कितना सस्टेनेबल है, कितना एनवायरमेंट फ्रेंडली है. ऐसी कोई एनवायरमेंट की कन्वेंशन नहीं है. तो मैग्ना कार्टा ऑफ एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं? दैट इज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस और स्टॉकहोम डिक्लेरेशन. 3 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 35. अब मैच करना है केसेस को. नो रीजन टू कंपेल नॉन स्मोकर टू बी हेल्पलेस विक्टिम ऑफ एयर पोल्यूशन. मुरली एस देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. कब आया था केस ये? 2001 में. फिर नॉइज पोल्यूशन कैन नॉट बी टॉलरेटेड इवन इफ सच नॉइज वाज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एंड वाज कनेक्टेड विद रिलीजियस एक्टिविटी. दैट इज चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पल. इसका है 1. ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट. कौन सा केस है ये? MC मेहता वर्सेस कमलनाथ. कब आया था केस? 1996 में. फिर पे कन्वेंशन फॉर रिवर्सिंग द इकोलॉजी एंड कंपनसेट द इंडिविजुअल फॉर लॉस सफर्ड. दैट इज S जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो क्या बन गया इसका? 3142. तो 3142 1 इज द आंसर. Next 36. Supreme Court constituted Bhurelal Committee to examine and report the low sulfur diesel as a clean fuel to be used by vehicle in one of the following cases. That was MC Mehta versus Union of India. इसका आंसर रहेगा 4. Next 37. Assertion है all natural resources are held in trust by the government. The doctrine enjoins upon government to protect the resources for the enjoyment of general public rather than to permit their use for private ownership and commercial purpose.
अब इसका रीजन देखिए, द पब्लिक हैज अ राइट टू एक्सपेक्ट सर्टेन लैंड नेचुरल रिसोर्सेज टू रिटेन देयर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक इन फाइंडिंग इट्स वे इनटू द लॉ ऑफ द लैंड। तो ये बिल्कुल करेक्ट है और इसी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, 1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 38, cases involving issue of environmental pollution, ecological destruction and conflict over natural resources are on the increase, and hence setting upon the environmental court on the regional basis with 1 professional judge and 2 experts drawn from ecological science research group is necessary। ये कौन सा केस था? That was Bittu Sehgal versus Union of India। 2 is the answer। So friends, here we have discussed all the questions of UGC NET for the subject Environment Law from the year June 2016 to June 2025। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप जो है टाइम लिख दीजिए, जो भी टाइम आ रहा है वीडियो में वो आप लिख देंगे तो हमें वो पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। एंड इफ़ इट नेसेसरी हम उसको रेक्टिफाई भी करेंगे। वी ऑलवेज अप्रिशिएट पीपल हु टेल अस आवर ड्रॉबैक्स एंड मिस्टेक्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको वीडियो और भी अच्छी लगी हो, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज जस्ट अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। सो फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारी वीडियोस को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।